ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम इस कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के पैकेजिंग कैसा होता है, डीएनए जब पैक्ड होता है तो क्रोमैटिन कब बनता है, और वह क्रोमैटिन आगे चल करके क्रोमोसोम कब बनता है ना। हमने न्यूक्लियस मॉडल के बारे में भी जान लिया था, हमने यूक्रोमैटिन के बारे में भी जान लिया था, हमने हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में भी जान लिया था। ठीक है, अब जो हमारे पास टॉपिक है, हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है कौन, किसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलने चल रहे हैं, किसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। क्या डीएनए को बोलेंगे, क्या आरएनए को बोलेंगे, क्या दोनों जेनेटिक मटेरियल है, दोनों में से भी बढ़िया कौन है, बेस्ट कौन है, रियल में जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं या होने चाहिए, वो सारी बातें यहां पर हम करेंगे। और कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब का, ग्रिफिथ साहब के बारे में बात करेंगे और इनके एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट, हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस, जिसे न्यूमोनोकोकस भी आज के डेट में बोलते हैं, जो निमोनिया काउजिंग बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को सीरम लेकर के फाइनली माइस के अंदर इंजेक्ट करके पता करा था कि कोई ना कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, कोई ना कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो एक जगह से दूसरे जगह पर इनहेरिट कर रहा है। फाइनली 3 साइंटिस्ट आते हैं और कैसे उस सब्सटेंस को नाम पता करके बताते हैं कि वो सब्सटेंस कुछ और नहीं बल्कि डीएनए है। ये सारी बातें हम करने चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज हमारा क्या है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, हम लाइन टू लाइन ही डिस्कस करेंगे। दे रखा है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। टॉपिक क्या है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल है कौन, जेनेटिक मटेरियल क्या डीएनए है, क्या आरएनए है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लैंग्वेज देखते हैं। दे रखा है इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन, लास्ट टाइम पर हम लोग ऑलरेडी जान चुके थे, पिछले वाली वीडियो में ऑलरेडी हम लोग जान चुके थे कि न्यूक्लियन, याद आ रहा है क्या, फ्रेडरिक मिस्टर साहब जो न्यूक्लियस के अंदर से कोई सब्सटेंस देखे थे कि न्यूक्लिक एसिड हो सकता है और उसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन। फॉर इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मिसर एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, यानी दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, मेंडल साहब का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है और फ्रेडरिक मिसर का जो न्यूक्लियन वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों लगभग एक ही समय पर आया था। बट कॉन्सेप्ट यहां से है, बट दैट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन, लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को बताने में अच्छा खासा समय लगा था। बाई 1926 की कहानी है। द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल, यानी जेनेटिक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक सब्सटेंस है, उसका एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ये इनहेरिटेंस हो कैसे रहा है, इस अप्रोच को समझने के लिए हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर। आगे दे रखा है प्रीवियस डिस्कवरी बाय ग्रेगोर जॉन मेंडल, वॉल्टर सटन, Thomas Hunt Morgan and numerous other scientists has narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of most of the cell, यानी जो अलग अलग साइंटिस्ट काम किए, कौन कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, सटन साहब, थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने, इन बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर के इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ही आसान कर दिया। नैरो कहने का मतलब क्या, बड़ा ही छोटा कर दिया कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम कहीं और नहीं बल्कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, यानी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था कि जेनेटिक मटेरियल आखिर किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया था। ढूंढते हैं उसका आंसर कि आखिर डीएनए यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे बना हुआ था। कहानी स्टार्ट होता है ग्रिफिथ साहब से। ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और इसे अगर और मैं सिंपल कर दूं तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं।
इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो वर्ड है ना ट्रांस का मतलब ही होता है ट्रांसफर की बातें करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसफर करने की बातें कर रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में वर्ड क्या है, फॉर्म का मतलब क्या, रूप, यानी किसी भी सब्सटेंस को एक रूप से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करने की जब हम बातें करते हैं, इसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एविडेंस का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। और इसी का जो सिद्धांत मिला ग्रिफिथ साहब ने क्या बताया, ये तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जी। क्लियर है। कहानी स्टार्ट होता है 1928 से। इन 1928 द फ्रेडरिक ग्रिफिथ, याद रखना है साइंटिस्ट का नाम, फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, याद रखना है ये भी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उस बैक्टीरिया के बारे में हम बात करते हैं जो बैक्टीरिया क्या काउज करता है, निमोनिया पता है ना। विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, इन्होंने क्या देखा, विटनेस करने का मतलब क्या, ऑब्जर्व किया, देखा, साक्षात देखना की बातें कर रहे हैं। विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर एक अचानक से बिल्कुल अजीबोगरीब ट्रांसफॉर्मेशन, अजीबोगरीब चेंज इन्होंने ऑब्जर्व करा। कब, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे ले लिया, बैक्टीरिया को, हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म, यानी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ऑब्जर्व क्या किया कि जो बैक्टीरिया था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसे हम लोग बैक्टीरिया बोल रहे हैं, बैक्टीरिया के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। एक चेंज कैसे कैसे हुआ, हम सारी बातें करते हैं। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जो बैक्टीरिया है जिसे आज के डेट में निमोकोकस निमोनी भी बोलते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, हम इस बैक्टीरिया को, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, जो निमोनिया काउज करता है बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को हमने लैब के अंदर कल्चर प्लेट में ग्रो करवाया। सबको पता है कल्चर करने का मतलब क्या, ग्रोथ करवाने की बातें करते हैं। और कल्चर करते हैं किसमें, कल्चर प्लेट में। कल्चर प्लेट में क्या होता है, मीडिया कहने का मतलब क्या, न्यूट्रिएंट, है ना। यानी एक कल्चर प्लेट होता है, एक छोटा सा प्लेट है, इस प्लेट में हम न्यूट्रिएंट डाल दिए, न्यूट्रिएंट को हम लोग क्या बोले, मीडिया, और इसके अंदर एक बैक्टीरिया डाल दिया, हमें पता है कि बैक्टीरिया बाइंडरी फ्यूजन करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज करता जाएगा। ये जो प्लेट के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है ना, 1 से 2, 2 से 4, यानी नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर करना, है ना। और चूंकि कल्चर प्लेट में हो रहा है, इसलिए इस प्लेट को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, कल्चर प्लेट। क्लियर है। When Streptococcus pneumoniae bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colony, यानी यहां पर जो बैक्टीरिया ग्रो किया, इस बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया जो स्मूथ बैक्टीरिया थे, और स्मूथ बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट किससे करा गया, एस बैक्टीरिया से, नोमेनक्लेचर किससे करा गया, एस बैक्टीरिया, यानी स्मूथ कॉलोनी। वाइल अदर प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनी, जिसका नाम क्या दिया गया, आर, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो रफ वेराइटी की मिले, उन्हें हम लोग रिप्रेजेंट क्या कर दिए, आर। यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसका 2 वेराइटी है, एक रफ वेराइटी है और एक स्मूथ वेराइटी है। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस कोट, यानी जो एस बैक्टीरिया है, जो स्मूथ बैक्टीरिया है, उसके बाहर एक पॉलीसेकेराइड का कोट है, कवरिंग है, जिसके कारण वो स्मूथ हो जा रहा है। जबकि ये जो रफ बैक्टीरिया है, रफ बैक्टीरिया के बाहर पॉलीसेकेराइड का कोई भी कवरिंग कोट नहीं है, दैट इज वाई कैसा दिखाई दे रहा है, रफ। वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। अब क्या किया गया, माइस इन्फेक्टेड विथ द एस स्ट्रेन, ये जो एस स्ट्रेन है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, एक्चुअल में पैथोजेनिक होता है, ये एक्चुअल में पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक कहने का मतलब क्या, डिजीज काउजिंग है, यानी ये डिजीज काउज करता है। और ऐसे स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग नाम क्या देते हैं, ये विरुलेंट है, ये विरुलेंट है। यानी विरुलेंट कहने का लिटरल मतलब क्या, जो पैथोजेनिक है, जो डिजीज काउजिंग है। ठीक है। अब आर के लिए बोलेंगे क्या, तो जस्ट उल्टा है, आर नॉन पैथोजेनिक है, यानी आर कैसा हो जाएगा, आर नॉन पैथोजेनिक हो जाएगा, ये डिजीज काउज नहीं करता है, यानी ये नॉन विरुलेंट हो जाएगा। ये भी तो बोल सकते हैं, ये नॉन विरुलेंट है। क्लियर है। यानी
जब ग्रिफिथ साहब ने कल्चर प्लेट के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को ग्रो करने के बाद इन्हें पता चला कि इनमें दो वैरायटी है, एक एस वैरायटी है जो स्मूथ वैरायटी है बैक्टीरिया का, और दूसरा आर वैरायटी है जो रफ वैरायटी है। जो एस वैरायटी है, जो स्मूथ वैरायटी है, ये तो पैथोजेनिक है, ये डिजीज काउज करता है, ये विरुलेंट है। इस बैक्टीरिया के कारण निमोनिया डिजीज होता है। लेकिन जो आर बैक्टीरिया था ये नॉन पैथोजेनिक है, इसके कारण डिजीज नहीं होता है, यानी निमोनिया काउज नहीं होगा। लैंग्वेज देखते हैं, दे रखा है माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन यानी विरुलेंट डाई, डेथ हो गया। क्यों? क्योंकि एस क्या काउज करवा दिया, पैथोजेनिक था ना, तो डिजीज काउज करवा दिया हो गया, और डिजीज कौन सा, निमोनिया, और फाइनली उसका क्या हो गया होगा, डेथ। बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। आर कैसा था, नॉन पैथोजेनिक। अब चूंकि नॉन पैथोजेनिक है तो इसके कारण कोई भी इनको दिक्कत नहीं हुआ। यही चीज यहां पर दे रहा कि जब माइस के अंदर एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करा गया, एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में क्या हुआ हो गया, निमोनिया, और उसके कारण क्या हुआ होगा, डेथ। यानी फाइनली निमोनिया के कारण जो माइस है, माइस का क्या हो गया, डेथ, यानी माइस डाइट। लेकिन जब आर स्ट्रेन को हमने इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस को कुछ भी नहीं हुआ, माइस बढ़िया फ्लोरिश कर गया, सरवाइव कर गया, यानी उसको निमोनिया हुआ ही नहीं, तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। ग्रिफिथ साहब खुश, यार ये तो बढ़िया मजेदार चीज मिल गया कि जब एस स्ट्रेन इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस का डेथ हो जा रहा है, और जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस सरवाइव कर जा रहा है। अब लेकिन ग्रिफिथ साहब यहीं पर नहीं माने। अब ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन था जिसके कारण माइस का डेथ हो रहा था, इस एस स्ट्रेन को हाई टेम्परेचर पर लेकर के उसे बॉयल कर दिए, यानी एक तरीके से हीट किल्ड कर दिए। हीट किल कहने का मतलब क्या, हाई टेम्परेचर पर ले जाकर के उसके फंक्शन को इनएक्टिव कर दिया। दे रखा है ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। लाइन बहुत कीमती है। इन्होंने जब एस स्ट्रेन जिसको क्या कर दिया था, हीट किल्ड कर दिया था, जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस, जब माइस में इंजेक्ट किया तो इन्होंने क्या देखा, माइस को निमोनिया नहीं हुआ और माइस का डेथ भी नहीं हुआ। दे रखा है इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। इसको देखो थोड़ा सा, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है, इसको हमने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस क्या कर गया, लाइव, जिंदा रह गया, यानी बढ़िया सरवाइव कर गया, इसे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, सरवाइव्ड। ये तो खुश, फिर से खुश हो गए यार। जब एस स्ट्रेन जिसके कारण डेथ हो रहा था, अगर उस एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया जाए तो भैया माइस फिर से डेथ नहीं होता है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि आर स्ट्रेन, ये जो आर स्ट्रेन के कारण भी माइस क्या कर गया था, सरवाइव्ड। आर स्ट्रेन के कारण भी माइस सरवाइव कर गया, और एस स्ट्रेन हिट किल्ड, इसके कारण भी माइस सरवाइव कर गया। अब ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, आर स्ट्रेन और एस हिट किल्ड दोनों को इनोकुलेट कर दिए, दोनों को मिक्स कर दिए। एस स्ट्रेन जो कैसा है, हिट किल्ड है, आर स्ट्रेन कैसा है, तो लाइव है, दोनों को आपस में क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। आर स्ट्रेन कैसा है, लाइव है, जिंदा है। अब दोनों को मिक्स करने के बाद जब माइस के अंदर इंजेक्ट किए तो इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब दोनों को मिक्स किए तो माइस का हो जा रहा है डेथ, यहां पर निमोनिया काउज हो चुका है, यानी यहां पर निमोनिया हो गया। अब इनके दिमाग घूमना शुरू, ऐसे कैसे हुआ, कैसे कि जब हमने एस स्ट्रेन हिट किल्ड को सेपरेटली इंजेक्ट करा तो माइस को कुछ भी नहीं हुआ, आर स्ट्रेन को जब हमने सेपरेटली इंजेक्ट किया तो माइस को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिए, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन हिट किल्ड, दोनों को मिक्स कर दिए तो माइस का डेथ हो गया, निमोनिया काउज हो गया, इसके कारण डेथ हो गया। भाई ऐसे हुआ कैसे, दिमाग घूमना शुरू हो गया ग्रिफिथ साहब का। दिमाग लगाते लगाते इन्होंने आगे चल करके कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे। वो कंक्लूजन क्या था तो उसके बारे में बातें करते हैं। दे रखा है यहां पर लैंग्वेज भी दे रखा है, when he injected a mixture of heat killed ace and live R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living ace bacteria from the dead mice. सबसे खूबसूरत बात क्या
कि उन्होंने जो डेड माइस था, डेड माइस में से एस बैक्टीरिया जो लिविंग कंडीशन में है उसको रिकवर किया। अबे हुआ कैसे? यानी जिस माइस का डेथ हुआ, डेथ होने के बाद जब उस माइस को ऑब्जर्व किए, जब उस माइस को देखे कि इसके सेल में ऐसा क्या हुआ कि मर गया, तो इन्होंने क्या देखा कि जो डेड माइस है उसके बॉडी के अंदर एस स्ट्रेन जो हिट किल्ड मैंने डाला था, लेकिन इसके अंदर से मिला कैसा? लिविंग मिला, लिविंग मिला। अरे भाई इनका दिमाग बिल्कुल घूम गया। हुआ कैसे होगा कि मैंने एस हिट किल डाला था और हमें मिल रहा है एस लिविंग मिल रहा है? तब इन्होंने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या? ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, याद है ना आर स्ट्रेन कैसा था? आर स्ट्रेन तो बिल्कुल लाइव था ना, जिंदा था ना, आर स्ट्रेन तो पूरी तरीके से लाइव था। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म, किसी ना किसी तरीके से क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी ये जो आर स्ट्रेन था ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसी कारण से, किसी तरह से। किसके थ्रू ट्रांसफॉर्म हुआ? तो हिटकिल एस बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड बाय हिटकिल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। Some transforming principle transformed from the Hitkill S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polypeptide. हुआ क्या कि ये जो R strain जो लाइव था, इसके अंदर कहीं ना कहीं S strain जो हिटकिल था, इसका कोई ना कोई सब्सटेंस इस R strain के अंदर चला गया, और R strain के अंदर जाने के बाद कन्वर्ट किस में हो गया? S strain में। और चूंकि ये लाइव था तो एस स्ट्रेन भी कैसा मिला? इनको लाइव मिला। और एस कहने का मतलब क्या? ये तो पैथोजेनिक है ना, इसके कारण तो डेथ हो जाएगा ना, इसके कारण तो न्यूमोनिया होगा ना, और फाइनली इसका क्या हो जाएगा? डेथ। यानी ग्रिफिथ साहब ने क्या कंक्लूड करा कि किसी ना किसी तरीके से जो एस स्ट्रेन हिटकिल्ड है उसका कोई ना कोई सब्सटेंस निकल करके किसके अंदर चला गया? आर स्ट्रेन। और आर स्ट्रेन को क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म, यानी चेंज कर दिया। किसके अंदर? एस स्ट्रेन। और एस स्ट्रेन कैसा बना? लाइव। इसके कारण चूंकि ये पैथोजेनिक होगा, यानी फाइनली माइस का क्या हो गया होगा? डेथ। लाइन पढ़ते हैं। आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम कैसा हो गया? विरुलेंट। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये हुआ क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर, लाइन ध्यान से सुनना, however the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. ग्रिफिथ साहब ये बोलने में अभी भी, बताने में अभी भी नाकाम रहे कि आखिर वो जेनेटिक मटेरियल था क्या, आखिर वो जेनेटिक मटेरियल था क्या जिसके कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ग्रिफिथ साहब नहीं बता पाए, लेकिन हां इतना बता दिए कि कोई ना कोई सब्सटेंस था जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, उसी सब्सटेंस के कारण एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ साहब करके इतना छोड़ दिए। इनके बाद आते हैं तीन साइंटिस्ट, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। तीन साइंटिस्ट, और ये तीनों की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज देखते हैं, दे रखा है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी वो जो सब्सटेंस था, ये जो जेनेटिक मटेरियल था, ये आखिर जेनेटिक मटेरियल था क्या, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। दे रखा है प्रायर टू द वर्क ऑफ ओस्वाल्ड एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। यही तीन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन। इनसे पहले जितने साइंटिस्टों ने रिसर्च किया था वो क्या बोला करते थे कि जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं प्रोटीन है। क्या? कि जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं प्रोटीन है, जबकि हमें पता है ये सत्य नहीं है। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं, कौन कौन? एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। The genetic material was thought to be a protein. They worked to determine biochemical nature of transforming principle in Griffith's experiment. इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया? They purified biochemical. इन्होंने जो एक सेल के अंदर बायोकेमिकल्स होता है उसको प्यूरिफाई किया। क्या क्या? प्रोटीन्स को भी, डीएनए को भी और आरएनए को भी, तीनों को। फ्रॉम द हिटकिल्ड एस सेल, जो एस सेल है हिटकिल्ड है उससे के अंदर से, to see which one could transform a live R cell into the S cell. यानी ये जो R स्ट्रेन था, R स्ट्रेन को S स्ट्रेन में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल आखिर है कौन? प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है,
इन तीनों में से आखिर है कौन, एक पता लगाना इन्होंने शुरू किया। दे रखा है दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए एटसेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू द एस सेल। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन, डीएनए ही अकेला था जो एस बैक्टीरिया काउज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। यानी ये डीएनए ही अकेला मॉलिक्यूल था, डीएनए ही वह सबस्टेंस था जिसने आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। बाकी ना आरएनए कर पाया और ना ही प्रोटीन कर पाया। आगे दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीज एंड आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो आरएनएज और प्रोटीनेज था, यानी प्रोटीन का वाला जो एंजाइम था और आरएनए वाला जो एंजाइम था, उसने इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन करने में कोई भी भूमिका नहीं निभाया। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए। डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे डीएनएज हमने डाला, क्योंकि डीएनए एब्सेंट हो जाएगा और डीएनए एब्सेंट होने के कारण आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में अब कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता, सजेस्टिंग दैट द डीएनए काउज द ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत कीमती लाइन है कि डीएनए ही वह स्ट्रक्चर था जो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। हेंस दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के दुनिया के सामने तो यह बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के यह बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बताने के बावजूद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो अभी भी कन्विंस नहीं हो पाए थे कि सच में है या फिर ऐसी तुक्का कोई फिट हो गया। अब यहां पर एक लाइन दे रखा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, बायोमोलिक्यूल है। डीएनएज क्या है, ये भी बायोमोलिक्यूल, लेकिन ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया। एंड अगर एंजाइम है तो एंजाइम के बारे में हम क्या बोलते हैं कि एंजाइम का नेचर कैसा होता है, प्रोटीनेशियस, प्रोटीन का बना होता है। जबकि डीएनए कैसा है, डीएनए तो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन बेसिस होगा, पेंटोज शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होगा, है ना। जबकि अगर एंजाइम है डीएनएज और अगर ये प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं, क्लियर है। अब यहां से कहानी और आगे बढ़ाते हैं। कहानी क्या कि वाकई में जिसे मैक्लियोड, मैककार्टी एंड एवेरी साहब तीनों ने मिलकर के बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, क्या वाकई में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इस टॉपिक के ऊपर हम पहुंचते हैं, बातें करते हैं। दे रखा है द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, आपको नाम ध्यान रखना है, हर्शे एंड चेज। जो फाइनल प्रूफ मिला कि वाकई में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये फाइनल प्रूफ किनके थ्रू मिला, तो हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद मिला। ये दोनों दे वर्कड विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस को हम क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोफेज। यानी एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो, जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोफेज। इन्होंने क्या करा, द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया। अच्छा एक चीज और, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज जो एक तरीके का आपको बोला जा रहा है कि वायरस है, वायरस का बॉडी किससे बना होता है, तो वायरस के बॉडी में दो ही सबस्टेंस होते हैं, एक क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए कि वायरस का जो बॉडी है यही दो सबस्टेंस से बना होता है, और जेनेटिक मटेरियल में क्या, या तो डीएनए होगा और या आरएनए होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड। यानी जो वायरस का बॉडी है, कोई भी वायरस XYZ, कोई किसी भी वायरस की बात करेंगे तो दो सबस्टेंस से मिलकर के बना हुआ है, एक तो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। अब भाई दैट इज वाई जो वायरस का बॉडी है इसे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन यानी प्रोटीन। यानी वायरस का जो बॉडी होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, क्लियर है। अब अगली बात, हमें पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये अगर न्यूक्लिक एसिड की मैं बात कर लूं
तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? फास्फोरस। प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? सल्फर। यह ध्यान रखना है, फास्फोरस और सल्फर का कॉन्सेप्ट अभी आने जा रहा है, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ना कुछ हम बातें आगे चल करके करेंगे, ध्यान रखना है। दे रखा है द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज को इन्होंने क्या करा, यानी जो वायरस था उसको बैक्टीरिया के साथ अटैच करा। एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर द बैक्टीरियल सेल। यानी जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल था, क्या नहीं पता, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल था वो किसके अंदर इंटर कर गया? तो बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन। यानी जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया ने वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर आया, उस जेनेटिक मटेरियल यानी जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल को ट्रीट कुछ इस तरीके से किया कि भैया तुम तो मेरे अपने हो। दे रखा है द बैक्टीरियल सेल treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particle। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? रेप्लिकेशन का फिनोमेनन होगा, और अगर रेप्लिकेशन होगा तो एक डीएनए को हम मिलियंस ऑफ डीएनए बना सकते हैं। यानी वही हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर जाकर के जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल था वो रेप्लिकेट करना शुरू करा और अपने नंबर को इंक्रीज कर लिया। दे रखा है Hersey and Chase worked to discover whether it was a protein or DNA from the virus that entered the bacteria। अब ये लाइन बड़ा काम का है। हर्सी एंड चेज ने डिस्कवर करना शुरू किया कि वेदर इट वाज प्रोटीन, प्रोटीन था या डीएनए था, फ्रॉम द वायरस दैट इंटर द बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया के अंदर इंटर क्या किया? डीएनए इंटर किया या प्रोटीन इंटर किया? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसके बॉडी में क्या होगा, दो ही स्ट्रक्चर तो होगा, या तो प्रोटीन होगा और या तो न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड में भी यहां पर क्या प्रेजेंट है? तो डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर है? दे रखा है डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट इंटर द बैक्टीरिया। अब इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। क्या किया? दे ग्रीव सम वायरसेस ऑन अ मीडियम। मीडियम यानी फिर से वही कल्चर मीडियम की बातें कर रहे हैं। दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव सल्फर। यानी एक दो मीडिया तैयार किया, एक मीडिया ये है, एक मीडिया ये है। इसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला और इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, ठीक है। नाउ वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। और एक ऐसा वायरस जो इस फॉस्फोरस वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ग्रोथ हुआ, इस वायरस के डीएनए में जो फॉस्फोरस दे रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA। यानी एक ऐसा वायरस जो रेडियोएक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंस में ग्रोथ करा गया, ये डीएनए भी कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। डीएनए आर रेडियो एक्टिव बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। लेकिन इसके पास जो वायरस के पास प्रोटीन था ये रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज, because DNA contain phosphorus but protein does not। Similarly, viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein। यानी अब एक वायरस को ग्रो करवाया गया जो सल्फर वाले रेडियोएक्टिव सल्फर में, इसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव था, लेकिन जो डीएनए है वो डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। यानी यहां से इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि कल्चर प्लेट लिया, इसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस को ग्रोथ करवाया और रेडियो एक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंस में वायरस का ग्रोथ करवाया। ग्रोथ करता गया जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन ऐसा आएगा कि उस वायरस का जो डीएनए होगा वो पूरी तरीके से कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव। लेकिन जो प्रोटीन था, प्रोटीन अभी भी नॉर्मल है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि प्रोटीन के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इसके मीडिया में क्या डाल दिया? रेडियो एक्टिव सल्फर। अब फिर से वायरस को ग्रोथ करवाए। वायरस का जब ग्रोथ करवाए तो जो प्रोटीन मिला वायरस में वो तो रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव
नहीं था। इसका मतलब प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता था? सल्फर। क्या यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दे रखा है रेडियो एक्टिव फेजेस, बैक्टीरिया वायरस, फेज कहने का मतलब क्या? वायरस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। मान के चलो कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसका अपना डीएनए होगा और इसका अपना प्लाज्मिड होगा। इसके साथ ये जो फेज बैक्टीरिया है, फेज बैक्टीरिया को अटैच कर दिया गया, ठीक है। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, एक वायरस है तो ये वायरस क्या करेगा? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या? डीएनए। द वायरल कोड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय agitating them in a blender. The virus particle were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. जब हम सेंट्रीफ्यूज में किए तो वायरस पूरी तरीके से अलग हो गया और बैक्टीरिया पूरी तरीके से अलग हो गया। नाउ बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरस, वह बैक्टीरिया जो वायरस के थ्रू इन्फेक्ट हुआ है, दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए, इसके पास क्या प्रेजेंट था? रेडियो एक्टिव डीएनए, वर रेडियो एक्टिव, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria। यानी ये प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि डीएनए ही वह एक्चुअल मटेरियल था जो बैक्टीरिया के अंदर आया, जबकि प्रोटीन नहीं आ पाया। प्रोटीन नहीं आ पाया। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव, यानी वह बैक्टीरिया जिससे रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाले वायरस से इन्फेक्ट करा गया, उस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं आ पाया। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। डीएनए इज देयर फॉर, लाइन बेहद कीमती आने जा रहा है, डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। अब ये एक्सपेरिमेंट है आपके सामने, आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो कि ये क्या है? एक बैक्टीरिया, ये क्या है? दूसरा बैक्टीरिया। अब ये दोनों के दोनों क्या है? वायरस। ये वाला जो वायरस है, ये वाला जो वायरस है, ये इसका जो प्रोटीन पार्ट है वो रेडियो लेवल्ड है, रेडियो एक्टिव इज सल्फर यानी प्रोटीन। इसका ये वाला जो वायरस है, इसका डीएनए रेडियो लेवल्ड है, मैं लिख दे रहा हूं डीएनए रेडियो लेवल्ड, और यहां पर क्या है? प्रोटीन रेडियो लेवल्ड है, ठीक है। अब इन्फेक्शन हुआ, जो सबसे पहला स्टेज हुआ क्या? इन्फेक्शन हुआ तो प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, डीएनए अंदर इंटर कर गया, प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, डीएनए अंदर इंटर कर गया, ठीक है। अब इसका सिर्फ प्रोटीन रेडियो आइसोटोप था, इसका तो डीएनए रेडियो आइसोटोप था। रेड कलर वाला जो शो कर रहा है ना, रेड कलर, ध्यान रखना है, रेड कलर रेडियो आइसोटोप को शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया? ब्लेंडिंग यानी पूरा मिक्स कर दिया। थर्ड में हमने क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? चीजों को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ऐसे घूमता है 1 मिनट में लगभग 10,000 बार। एक स्पीड रोटेटर टाइप का होता है जिसमें हम सेट करते हैं। मैंने अपने पीएचडी के टाइम पर बड़ा सेंट्रीफ्यूगेशन का रोल हमारे लाइफ में, है ना, डीएनए को सेपरेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर वर्क किए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है जिसमें हम छोटे छोटे ऐसे छेद बना होता है, छेद में ट्यूब लगा देते हैं और फिर 1 मिनट के अंदर उसका रोटेशन स्पीड सेट करना होता है 10,000 बार, 8,000 बार, 5,000 बार, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, है ना। 1 मिनट में उतना घूमता है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अलग अलग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट हो जाता है। जो सबसे हल्का होता है ऊपर आ जाता है, जो सबसे हैवी होता है वो नीचे चला जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने क्या किया? सेपरेशन, और फिर एक्सपेरिमेंट किया तो देखा यहां पर रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं किया। यहां पर देखा गया कि नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, यानी रेडियो एक्टिविटी कहां ऑब्जर्व करा गया? इनसाइड द सेल, और यहां पर सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुआ। यानी जब सेल के अंदर जो इन्फेक्ट करा आया वो क्या था? डीएनए था, और डीएनए कैसा था? रेडियो लेवल था, जिसका प्रेजेंस हमें सेल के अंदर दिखाई दिया, और यहां से प्रूफ मिला कि एक्चुअल में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। दैट इज व्हाई जो लाइन है, डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। यानी हर्शे एंड चेज ने इस एक्सपेरिमेंट को करके यह प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी अगर कोई जेनेटिक मटेरियल होगा तो
उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। From the beginning discussion, it is clear that the debate between protein versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment के थ्रू एक क्लियर कट हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही ये एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है। It became an established fact that it is DNA that act as a genetic material. ये लाइन फिर से ध्यान रखना है, ये बिल्कुल फैक्ट को एस्टेब्लिश कर दिया गया कि डीएनए ही वह सबस्टेंस है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट इन सम वायरस, ये भी साथ साथ में क्लियर हुआ कि कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। ये भी ध्यान रखना है, कुछ ऐसे वायरस हैं, इन सम वायरसेस आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, शॉर्ट में बोलते हैं टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, QB bacteriophage, etc. Answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material, DNA ही genetic material क्यों है, whereas RNA perform dynamic function, जबकि RNA बहुत सारा काम करता है, मैसेंजर की तरह काम करता है, अडेप्टर की तरह काम करता है, has to be found from the DNA differences between chemical structure of the two nucleic acid molecule। अब RNA का डायनेमिक फंक्शन होते हुए भी DNA को इतना डोमिनेटिंग जेनेटिक मटेरियल क्यों माना गया, इस बात का हमें इस क्वेश्चन का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। दे रखा है, कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहला क्या हम क्या बोलेंगे, डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होता है वो कौन सा, डीऑक्सीराइबोज। आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होता है कौन, राइबोज, यानी पेंटोज शुगर में डिफरेंस है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है और आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। ये दो मेजर डिफरेंस है ना, ऐसे डिफरेंस और भी बहुत सारे होंगे। अब यह पैरा भी इंपॉर्टेंट है, क्या अ मॉलिक्यूल देन कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर हम उसे जेनेटिक मटेरियल मानते हैं तो उसके पास ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। क्या क्या, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या, अपने जैसा नए सब्सटेंस को बनाने का क्षमता होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली। आरएनए चूंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल हेलिक्स का बना हुआ है, दैट इज वाई वो स्टेबल बहुत कम है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होने के कारण बहुत ज्यादा केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली बेहद स्टेबल है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी उस सब्सटेंस के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहना चाहिए ताकि म्यूटेशन हो, जो थोड़े थोड़े चेंज हो रहा है उस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो कि इवोल्यूशन के लिए, नए कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। एंड जो मेंडलिज्म था, मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था, उससे भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक्सप्रेस करवा पाए। नीचे दे रखा है, if one examine each requirement one by one because of rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acid DNA as well as RNA have the ability to direct their duplication. The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill first criteria. डीएनए और आरएनए के पास रेप्लिकेशन का क्षमता है, जबकि प्रोटीन के पास ऐसा क्षमता नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। सेकंड पॉइंट डिस्कस करें तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विथ चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith transforming principle itself that heat, ध्यान से सुनना, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब हमने एस स्ट्रेन वाले को हीट किल्ड कर दिया तो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल अभी भी जिंदा रहा। Itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the property of genetic material. This now can easily be explained in light of the DNA that the two strands being complementary if separated by heating came together when appropriate conditions are provided. अगर किसी कारण से DNA के दोनों स्ट्रैंड को अगर हाई टेम्परेचर पर ले जाए तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन वापस अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर लाए तो दोनों, इस फेनोमेनन के लिए एक बहुत खूबसूरत वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डीनेचुरेशन। जब डीएनए को हाई टेम्परेचर पर ले जाकर के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देते हैं उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, और जब लो टेम्परेचर पर ला करके दोनों
स्ट्रैंड को वापस एक साथ जोड़ देते हैं। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रीनेचुरेशन। ये भी ध्यान रखना है, डीनेचुरेशन हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस, और रीनेचुरेशन लो टेम्परेचर पर होता है लेस देन 50 या 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। फर्दर, सेकेंड प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप, बहुत कीमती है, एंड मेक्स आरएनए लेबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल। RNA is also not now known to be catalytic, hence reactive. Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nucleic acid, the DNA is better genetic material. फिर से ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट, In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confer additional stability to DNA. हमें पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन बेसिस होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, यूरासिल वगैरह वगैरह, ग्वानिन वगैरह सब डीएनए में कौन होता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये तो डीएनए में प्रेजेंट है। आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन, यानी यहां पर थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है। और थाइमिन कहां प्रेजेंट है? सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है। ये थाइमिन क्या करता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि थाइमिन के 5th पोजीशन पर, यूरासिल के 5th पोजीशन पर जब मिथाइल प्रेजेंट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमिन। दैट इज वाई थाइमिन का एक दूसरा भी नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। अपन पढ़े भी थे। Both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable mutate at a very faster rate. यही दिक्कत है RNA के साथ, जबकि हमें कैसा म्यूटेशन चाहिए? स्लो म्यूटेशन चाहिए। Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the character. जबकि DNA, however, is dependent on RNA for the synthesis of protein. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. यानी हमें पता है कि DNA से DNA हम बनाते हैं, फिर DNA से RNA बनाते हैं, और RNA से तब जाकर के प्रोटीन बनाते हैं। अगर प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल हम मान लेते तो प्रोटीन तो जब मन चाहे प्रोटीन बना लेता, आरएनए जब चाहे तब प्रोटीन बना लेता, लेकिन डीएनए को प्रोटीन बनाने में टाइम लगेगा। द एबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, बट लाइन बहुत कीमती आने जा रहा है, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। For the transmission of genetic information, RNA is better. यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बढ़िया है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल फिर भी हम किसे मानेंगे? डीएनए को मानेंगे, क्योंकि डीएनए के पास एक तो रेप्लिकेशन का क्षमता है, स्लो म्यूटेशन है, स्टेबिलिटी है, रिएक्टिव कम है ना, नॉन रिएक्टिव है, बहुत कम, लेस रिएक्टिव है, ये सब करेक्ट। अब एक छोटा सा टॉपिक और है साथ में, आरएनए वर्ल्ड, है ना, इससे भी हम पढ़ लेते हैं। आरएनए वर्ल्ड कहने का मतलब कि एक टाइम पर जब आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल मान करके चला जा रहा था, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए वर्ल्ड। दे रखा है, फ्रॉम फोरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बीइंग एविडेंट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आखिर पहला जेनेटिक मटेरियल है कौन? इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आरएनए वाज द फर्स्ट मटेरियल। ये बिल्कुल सत्य है कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। जो हमारे लाइफ के एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म की बात कर ले, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, काटने की बातें कर रहे हैं, ये सब आरएनए के इर्द गिर्द ही होता है। RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह तो काम कर ही रहा है, साथ में एक कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। कैटलिस्ट यानी एंजाइम की तरह। बट RNA बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव, यही दिक्कत हो गया। RNA अगर कैटलिस्ट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? उसे रिएक्ट करना पड़ेगा, एंड हेंस अनस्टेबल हो गया। अब इसे क्या मानेंगे? अनस्टेबल। देयरफॉर DNA has evolved from RNA with chemical modification। जो DNA है वो RNA से ही इवॉल्व हुआ है,
उसके अंदर डीएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, दैट मेक इट मोर स्टेबल। यानी जो आरएनए था, आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व कैसे हुआ, तो विथ मॉडिफिकेशन। और ये आरएनए से जब डीएनए आया तो डीएनए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। That makes it more stable. DNA being double stranded and having complementary strand further resist change by evolving a process of repair. DNA के अंदर एक और फिनोमेनन आया, क्योंकि DNA कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, इसके अंदर म्यूटेशन यानी जो चेंजेज है वो भी बहुत स्लो है, और सबसे बड़ी बात क्या कि अगर कोई भी गड़बड़ी होता है तो इसके पास अपने आप रिपेयर करने का क्षमता है। ठीक है, यही छोटा सा कहानी था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन का फिनोमेनन, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रेप्लिकेशन के फंडे के साथ।